गुड मॉर्निंग। आर के विज्ञान पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासों में आपका छात्र स्वागत है। आज हम उदारवाद के बारे में चर्चा करें। उदारवाद फंडामेंटल पॉलिटिकल सिस्टम, जो बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट के यूनिट थर्ड का लेसन है। तो उदारवाद का अर्थ होता है मुख्य तौर पर इस शब्द से होता है उदारतापूर्वक नीति। आम भाषा में हम ये कह सकते हैं उदारतापूर्वक नीति। तो निश्चित तौर पर उदारता जो लैटिन भाषा है, उदारता जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के लिबरलिज्म, जैसे अंग्रेजी में इसको लिबरलिज्म ये अंग्रेजी और लिबरलिज्म का अर्थ होता है स्वतंत्रता। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं लिबरलिज्म, और लैटिन भाषा में इसको क्या कह सकते हैं लिबरलिज्म। इसको हम लिबरलिज्म अंग्रेजी में कह सकते हैं, यानी इंग्लिश में, और ये उदारता, उदारता शब्द है। उदारवाद जो शब्द है उसका अर्थ होता है उदारता पूर्वक नीतियां, यथार्थ खुले विचार। तो निश्चित तौर पर ये उदारवाद अंग्रेजी के लिबरलिज्म और लिबरलिज्म जो लैटिन भाषा है, जो प्राचीन काल में जो लैटिन भाषा चलती थी वो लिबरलिज्म है। और लिबरलिज्म का होता है स्वतंत्रता। लिबरलिज्म का अर्थ होता है स्वतंत्रता का समर्थन। तो निश्चित तौर पर उदारवाद स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो हम इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। उदारतावाद अंग्रेजी पर्याय उदारवाद अंग्रेजी पर्याय लिबरलिज्म है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता या स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित, स्वतंत्रता का समर्थन या स्वतंत्र व्यक्ति से समर्थन, स्वतंत्र व्यक्ति का समर्थक। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं स्वतंत्र व्यक्ति से संबंधित। अतः उदारवाद ऐसे सिद्धांत से जुड़ा है, अतः उदारवाद ऐसे सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ऐसे सिद्धांत से जुड़ा हुआ है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करे, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या करे समर्थन, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। उदारवाद किस सिद्धांत से जुड़ा है? जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करे। तो निश्चित तौर पर उदारवाद एक विचारधारा नहीं है, उदारवाद एक विचारधारा नहीं है और न ही किसी विशिष्ट विचारक से जुड़ी हुई है। ना तो ये विचारधारा है, न किसी विचारक से जुड़ी हुई है। अतः उदारवाद को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्यों को समझना आवश्यक है। ना तो ये विचारधारा है, ना एक किन्हीं विचारकों से जुड़ी हुई है। अब हम सबको उदारवाद को समझना है तो निम्नलिखित तथ्य हैं, उन तथ्य को समझना है। तो क्वेश्चन यही आता है उदारवाद का अर्थ बताइए या उदारवाद की उत्पत्ति बताइए। तो घबराना नहीं है। उदारवाद शब्द अंग्रेजी के लिबरलिज्म और लैटिन भाषा के लिबरलिज्म से बना है, और लिबरलिज्म का अर्थ होता है स्वतंत्रता का समर्थन करना। ना ये कोई विचारधारा है, ना किसी विचारक के द्वारा दी गई विचारधारा है। तो निश्चित तौर पर उदारवाद की उत्पत्ति ही है। तो हम उदारवाद को समझने के लिए निम्न बिंदुओं को समझ सकेंगे। तो देखिए, पहला है यह अनुदारवाद का विलोम नहीं है, यह अनुदारवाद का विलोम नहीं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। पहला देखिए समझने के लिए, उदारवाद को समझने के लिए, उदारवाद
ये अनुदार, का विलोम नहीं। हाँ, एक उदारवाद होता है, अनुदारवाद होता है। तो इसको समझने के लिए हम ये कह सकते हैं अनुदारवाद सुधार व परिवर्तनों का समर्थन नहीं करता है। अनुदारवाद क्या नहीं करता है? सुधारों का समर्थन नहीं करता है, जबकि उदारवाद क्रांतिकारी परिवर्तनों का समर्थन करता है। अनुदारवाद सुधारों का समर्थन नहीं करता है, जबकि उदारवाद क्रांति का समर्थन करता है और सुधारों का समर्थन करता है। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है। उदारवाद आधुनिक युग में समाजवादी एवं साम्यवादी विचारों का विरोध करता है, जबकि ये विचारधारा क्रांतिकारी परिवर्तनों में विश्वास रखती है। कहने का अभिप्राय यही है कि अनुदारवाद सुधार और परिवर्तनों का समर्थन नहीं करता, जबकि उदारवाद क्रांतिकारी परिवर्तनों का समर्थन करता है। वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रतीक है। उदारवाद आधुनिक युग के समाजवादी व साम्यवादी विचारों का विरोध करता है, जबकि ये विचारधारा क्रांतिकारी परिवर्तनों में विश्वास रखती है। तो कहने का अभिप्राय यही है, उदारवादी क्रांतिकारी विचारों का समर्थन करती है और साम्यवाद और सोई समाजवाद का समर्थन नहीं करती है। उदारवाद नीति को अपनाने पर बल देती है। दूसरा है उदारवाद व्यक्तिवाद का पर्यायवाची नहीं है। उदारवाद व्यक्तिवाद का पर्यायवाची नहीं। तो कहने वाला उदारवाद व्यक्ति राज्यों का आवश्यक बुराई माना है, जबकि उदारवाद राज्यों को बुराई नहीं माना है, बल्कि उसका समर्थन करता है। लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं ये पर्यायवाची नहीं है। तो हम इसको इस प्रकार व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिवादी विचारधारा व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप को सहन नहीं करती है, जबकि आधुनिक युग में उदारवाद ने भी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से आगे बढ़कर राज्य के सकारात्मक पक्ष को स्वीकार किया है। राज्य जनहित के लिए व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है। तो कहने का अभिप्राय है जो व्यक्तिवादी विचारधारा है राज्यों को एक आवश्यक बुराई माना है, जबकि उदारवादी विचारधारा राज्यों को एक आवश्यक बुराई नहीं माना है, समर्थन तो करता है लेकिन ये पर्यायवाची नहीं है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं उदारवाद तथा लोकतंत्र पर्यायवाची नहीं है। उदारवाद लोकतंत्र पर्यायवाची नहीं है। उदारवाद लोकतंत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो क्वेश्चन यही आएगा उदारवाद तथा लोकतंत्र पर्यायवाची नहीं है। उदारवाद लोकतंत्र का पर्यायवाची नहीं है। तो उदारवाद लोकतंत्र का पर्यायवाची नहीं है। उदारवाद और लोकतंत्र ये अलग अलग है, लेकिन इनके विचार के सिद्धांत एक समान है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं उदारवाद लोकतंत्र तथा व्यक्तिवाद का मिश्रण है। उदारवाद लोकतंत्र तथा व्यक्तिवाद का सम्मिश्रण है। तो कहने वाला उदारवाद लोकतंत्र और व्यक्तिवाद के सिद्धांतों को अपनाकर बना है। तो कुछ बातें लोकतंत्र की, कुछ बातें व्यक्तिवाद की अपनाकर उदारवाद को अपनाने पर बल दिया। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं उदारवाद सामाजिक कल्याण की अपेक्षा नहीं करता है। उदारवाद सामाजिक कल्याण की उपेक्षा नहीं करता। उदारवाद सामाजिक जो लोक कल्याणकारी विचारधारा उसका समर्थन करता है, लेकिन
निरीक्षण नहीं करता, लेकिन आंशिक समर्थन करता है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद में दो प्रमुख मुद्दों पर बल मिला है। एक तो इसमें निरंकुशता को अस्वीकार करके उसकी जगह मनुष्य को स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था स्थापित करने का लक्ष्य सामने रखा जाता है। दूसरे व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की मांग की जाती है। आज उदारवाद व्यक्तिगत लोकतंत्र और समाजवाद के मिश्रण के रूप में विकसित तथा पूंजीवाद वर्ग का विचारधारा कही जा सकती है। तो कहने का मतलब आज हम उदारवाद को पूंजीवाद, उदारवाद और समाजवाद का इनका मिश्रण रूप कह सकते हैं। तो निश्चित तौर पर उदारवाद का जो विकास हुआ है, उदारवाद आज इस अवस्था में आया है और निश्चित कारणों पर आया है, निश्चित तरीके से आया है। उसकी पृष्ठभूमि निम्न प्रकार से है। पहला है पुनर्जागरण। पहला उदारवाद की जो पृष्ठभूमि है, पुनर्जागरण के काल से उदारवाद हुआ है। तो निश्चित तौर पर उदारवाद की पृष्ठभूमि में पहला है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण काल से भी उदारवाद का विकास हुआ है। वो चाहे फ्रांस हो, चाहे स्पेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे यूरोप में जो चर्च से संबंधित जो बुराइयां थी, उनमें जो कमियां थी, उनको उजागर करने के लिए पुनर्जागरण के माध्यम से उदारवाद का जन्म हुआ है। उसी प्रकार धर्म सुधार, दूसरा कारण है धर्म सुधार। जो प्राचीन जो पाश्चात्य जो देश थे, उनमें जो चर्च व्यवस्था थी वो काफी व्यवस्थित तरीके से थी और उन व्यवस्थित तरीके से उनमें जो कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जो व्यवस्थाएं अपनाई गई धर्म सुधार, और उन धर्म सुधारों के माध्यम से जैसे एलियन है और कई बड़े बड़े धर्म सुधारक हैं, उनके माध्यम से जैसे मार्टिन लूथर, काल्विन जैसे धर्म सुधारकों ने धार्मिक निरंकुशता का विरोध किया। मार्टिन लूथर, काल्विन, इन्होंने धार्मिक व्यवस्था की उनको सुधार करने के लिए काफी पुरजोर कोशिश किया। उसके माध्यम से भी उदारवाद का प्रादुर्भाव हुआ। निरंकुश शासनों का विरोध, निरंकुश शासनों का विरोध। उदारवाद की पृष्ठभूमि में जो निरंकुश शासक थे, हिटलर है, मुसोलिनी है और बहुत से विचारक थे जैसे जॉन लॉक थे, जेम्स स्पेंसर है, उन्होंने भी जो निरंकुश शासनतंत्र है उन्होंने सामाजिक सुधार के माध्यम से निरंकुश शासकों का विरोध किया और उदारवाद का प्रादुर्भाव, उदारवाद का जन्म, उदारवाद का समर्थन किया है। निश्चित तौर पर औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव हो गया था। इस वजह से भी उदारवाद का जन्म हुआ, उदारवादी क्रांति का विकास हुआ। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद का जन्म पुनर्जागरण काल के माध्यम से उन्हें अच्छी व्यवस्थाएं बनती, धर्म सुधार हुए, उसमें काल्विन है, मार्टिन लूथर है, निरंकुश शासकों का विरोध जैसे स्पेंसर, जॉन लॉक ऐसे विचारकों ने जो मनमानी वाले शासक थे उनका विरोध किया और औद्योगिक क्रांति जो 18वीं शताब्दी में पश्चिम यूरोप में जो नई क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ, उसकी वजह से संसार में उदारवादी विचारधारा पनपी और उदारवादी जो विचारधारा पनपी, उसके माध्यम से ही उनमें पुनर्जागरण, धर्म सुधार और निरंकुश शासकों का विरोध और निरंकुश शासकों के बाद में औद्योगिक क्रांति का उदय हुआ और औद्योगिक क्रांति के माध्यम से देश में उदारवादी पृष्ठभूमि जो राज्य का व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन के साथ साथ राज्य में लोक कल्याणकारी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने पर बल दिया है। तो हम ये कह सकते हैं उदारवाद सिद्धांत के मूल सिद्धांत या लक्षण है वो निम्नलिखित है। तो
तो हम अब ये देखेंगे उदारवाद के लक्षण। क्वेश्चन आता है उदारवाद की पृष्ठभूमि किस प्रकार से तैयार हुई है, आपको ये पुनर्जागरण है, धर्म सुधार है, औद्योगिक क्रांति है, ये सभी आपको बताने हैं। और निरंकुश शासकों की विरोध में जो शासन व्यवस्था, जो बड़े बड़े विचारकों ने उनका विरोध किया, वो सभी शासन व्यवस्था आपको बतानी है। अब है उदारवाद के लक्षण। उदारवाद के लक्षण, पहला लक्षण है सार्वजनिक कल्याण। लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे उदारवाद के लक्षण। उदारवाद में सार्वजनिक कल्याण, पहला लक्षण है सार्वजनिक उदारवादी विचारधारा का, उदारवादी जो तत्व है, उदारवादी जो बिंदु है, उस उदारवादी जो सिद्धांत है, उसका मेन लक्ष्य यही होता है सबका भला हो, सबको आधारभूत सुविधा मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले, ये व्यवस्था ये ना हो। कहने का मतलब यही है उदारवाद सार्वजनिक कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। यह औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न स्थितियों से मानव मात्र का हित चाहकर सब जन सुखाई एवं सब जन हिताय की भावना को बलित करता है। यह पूंजीवाद का शत्रु नहीं, अपितु समस्त व्यक्तियों एवं संपूर्ण समाज का भला चाहता है। कहना मतलब सबका भला होना चाहिए। सब, हर व्यक्ति, इस धरती पर जो व्यक्ति है, जीव जंतु है, उन सबका हित हो, सबका भला हो, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, सबका आधारभूत सुविधाएं मिले। तो सार्वजनिक कल्याण की भावना उदारवाद का पहला लक्षण है। दूसरा नागरिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अपनी अपनी कुछ भावनाएं होती हैं, उन भावनाओं के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं को दबिश नहीं करना चाहिए। अपनी भावनाओं को आगे बढ़ाकर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता मिलने पर बल देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद नागरिक स्वतंत्रता का प्रबल पोषक है। नागरिकों को विधि के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। कानून के माध्यम से स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। यह विधि तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं नागरिकों की स्वतंत्रता पर बल मिलता है। उदारवादी में उदारवाद का लक्षण है नागरिक स्वतंत्रता। तीसरा लक्षण हम ये कह सकते हैं कि मानवीय विवेक में विश्वास। मानवीय विवेक में विश्वास। तो निश्चित तौर पर जो मनुष्य इस संसार में सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी है, तो निश्चित तौर पर उदारवाद का जो लक्षण है उसमें मानवीय विवेक में विश्वास रखने पर पुरजोर कोशिश की गई है, पूरा विश्वास जताया है। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद बुद्धि एवं विवेक का समर्थक है तथा भावना एवं विकास पर विवेक का अधिकार चाहता है। इसमें ऐसा लगता है कि उदारवाद भावनाओं पर विवेक को प्रधानता देकर स्वतंत्र चिंतन के महत्व को प्रतिपादित करना चाहता है। उदारवाद के अनुसार किसी भी निर्णय की कसौटी अंधविश्वास या परंपरा नहीं, अपूर्ति बुद्धि है। अगर हम सबको कोई कार्य सिद्ध करना है तो मानवीय विवेक के माध्यम से वो कार्य सिद्ध हो पाएगा, अन्यथा नहीं है। जो अगला जो लक्षण है वो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है। व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। तो निश्चित तौर पर व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, और साधन के माध्यम से व्यक्ति की जो अभिलाषाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो पूर्ण की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं व्यक्ति साध्य है और राज्य
साधन है। इसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, उदारवाद व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहता है। समाज और राज्य व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के साधन है। समाज और राज्य व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के साधन है। इस विचारधारा के समर्थकों का कथन है कि समाज व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और राज्य समाज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। तो कहने का मतलब राज्य व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति का एक साधन है, एक स्रोत है और राज्य के माध्यम से व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं सीमित तथा संवैधानिक साधनों की स्थापना। अगली कड़ी में हम सीमित और संवैधानिक साधनों का की स्थापना, सीमित तथा संवैधानिक शासन की स्थापना। सीमित तथा संवैधानिक शासन की स्थापना। तो निश्चित तौर पर उदारवाद में सीमित तथा संवैधानिक शासन की स्थापना पर बल देते हैं। इसमें यह बताया गया है कि राज्य में ऐसी शासन व्यवस्था हो जिसमें राज्य व्यक्तियों की भागीदारी हो, लेकिन व्यक्तियों पर आंशिक दबाव भी हो, आंशिक नियंत्रण भी हो। तो निश्चित तौर पर उदारवाद के लक्षण में सीमित तथा संवैधानिक साधनों में स्थापना जिस प्रकार से भारत का संवैधानिक है और संविधान के माध्यम से देश की शासन व्यवस्था सही ढंग से क्रियान्वित हो सके। उसी कड़ी में अगला लक्षण हम ये बताएंगे कि समाज में कर्मिक परिवर्तन की अवधारणा। समाज में कर्मिक परिवर्तन की अवधारणा। समाज में कर्मिक परिवर्तन की अवधारणा। तो निश्चित तौर पर समाज का विकास पद सोपान के माध्यम से सिद्धि व सिद्धि के अनुसार हो। कहने का मतलब धीरे धीरे और समय समय विकास और तब जाकर ही हम एक नए संसार, एक हर व्यक्ति का विकास कर सकते हैं, एक नया संसार स्थापित कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर हम समाज का कर्मिक और पद सोपान के माध्यम से विकास करते हैं। उसी प्रकार हम आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है और जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ उसको जब तक राज्य के द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी वो अपना विकास नहीं कर पाएगा। तो निश्चित तौर पर उदारवाद की एक विशेषता ये भी है कि व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए, जिसके माध्यम से वो व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे और कार्य के साथ साथ अपने घर परिवार और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। रूढ़ियों तथा परंपराओं का विरोध। रूढ़ियों व परंपराओं का विरोध। निश्चित तौर पर उदारवाद का एक लक्षण यही है कि जो पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, जो गलत परंपराएं, गलत रीति रिवाज है, जैसे बाल विवाह, मृत्यु मौत, पुनर्विवाह का विरोध। तो ऐसी जो गलत परंपरा उनका विरोध करे और उनकी जगह नई परंपराएं स्थापित की जाए और नई परंपराओं के साथ साथ संविधान में उसमें उनको संविधान में जगह देकर अच्छी एक ऐसा सुव्यवस्थित एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाए जिसके माध्यम से जो अच्छी परंपरा हो उन परंपराओं को लागू कर दिया जाए और जो गलत परंपरा उनका परित्याग कर दिया जाए। तो निश्चित तौर पर उदारवाद में जो गलत परंपराएं, गलत रीति रिवाज है उनका परित्याग पर बल देते हैं। उसी कड़ी में हम ये कह सकते हैं प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। तो निश्चित तौर पर जो लोग ने प्राकृतिक जो अधिकार दिए थे उसमें जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता, जीवन,
संपत्ति और स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो ये जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकार दिए थे, किसने दिया जाता है? जॉन प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं और किसने दिए? जॉन लॉक ने जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत जीवन जीने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार और स्वतंत्र रूप से जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार। निश्चित तौर पर उदारवाद में इन तीनों अधिकारों को प्रबल समर्थन दिया है। उसके साथ साथ जो भारतीय संविधान में जो 6 अधिकार दिए गए हैं उनका भी समर्थन करता है, तो निश्चित तौर पर उनका पुरजोर कोशिश करते हैं। उसी प्रकार हम ये कह सकते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता अगला पॉइंट है, अगला लक्षण उदारवाद का व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से राजनीति में भाग लेना, खड़ा होना और वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उदारवाद के लक्षण है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं लोकतंत्र में विश्वास उदारवाद लोकतंत्र में विश्वास रखता है और लोकतंत्र का समर्थन करता है। उसके बाद में राज्य का उचित हस्तक्षेप उदारवाद में राज्य का उचित हस्तक्षेप चाहते हैं, लेकिन वो आंशिक हस्तक्षेप होना चाहिए। ऐसा नहीं राज्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर दे, तो निश्चित तौर पर उचित हस्तक्षेप चाहता है, आंशिक हस्तक्षेप चाहता है, पूरा हस्तक्षेप नहीं चाहता है। कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था। दूसरा है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। उदारवाद में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर बल देते हैं और लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से राज्य की सरकारें, देश की सरकारें जो भी योजनाएं क्रियान्वित करते हैं उन योजना भारत देश के या अन्य देश के जो नागरिक उन पर सही ढंग से उन योजनाओं का प्रयोग कर सके और प्रयोग के साथ ही वह अपनी कार्य को आगे बढ़ा सकते और बढ़ाने के साथ साथ उनको रोटी कपड़ा मकान और आधारभूत सुविधाएं वो ले सके। तो निश्चित तौर पर ये लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष राज्य का को आदर्श मानते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य को आदर्श धर्मनिरपेक्ष राज्य को आदर्श उदारवाद धर्मनिरपेक्ष राज्य को आदर्श मानते हैं। धर्मनिरपेक्षता का अभिप्राय है कि किसी भी देश का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है और सबका अपना अपना धर्म अपनाने का अधिकार है और अपनी स्वतंत्रता के रूप से जीवन यापन करने का अधिकार है। तो निश्चित तौर पर उदारवाद का लक्षण है धर्मनिरपेक्ष राज्य। उसके बाद में हम ये कह सकते हैं नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं में मिश्रण। नैतिक और भौतिक आवश्यकताओं का मिश्रण। तो निश्चित तौर पर नैतिक और भौतिक अच्छे संस्कार और आधुनिक जो चमक दमक है, जो परिवर्तनशीलता है, उन दोनों का मिश्रण होगा तभी वो देश आगे बढ़ सकता है। तो कहने वाला और परिवर्तन के साथ साथ दोनों का संबंध होगा और निश्चित तौर पर उदारवाद का एक लक्षण है। अंतरराष्ट्रीयता की भावना। अगला लक्षण है अंतरराष्ट्रीयता की भावना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना
संपूर्ण पृथ्वी पर जो लोग हैं वो मेरे एक परिवार है और उस परिवार के समान ही मैं सबके साथ एक समान रूप से व्यवहार करूंगा। निश्चित तौर पर उदारवाद के बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। उन लक्षणों के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि उदारवाद एक पूंजीवाद और लोकतंत्र समाजवाद इन सब का एक मिश्रण रूप है। और वर्तमान में उदारवादी जो विचारधारा है वो अपने के लिए, क्योंकि कोई भी देश इतना आत्मनिर्भर नहीं है, हमेशा एक दूसरे के माध्यम से, सहयोग के माध्यम से एक दूसरे पर निर्भर है। तो हम ये कह सकते हैं उदारवादी जो विचारधारा वर्तमान की एक आवश्यकता बन चुकी है। और निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं उदारवाद के जो विचार है, उदारवाद के जो गुण है, इसके बाद में हम ये कह सकते हैं उदारवाद के जो प्रकार है, एक उदारवाद नकारात्मक उदारवाद है और एक सकारात्मक उदारवाद है। तो नकारात्मक उदारवाद से अभिप्राय यही है, क्वेश्चन यही आता है उदारवाद के प्रकार बताइए। उदारवाद के दो प्रकार है, एक नकारात्मक है, एक सकारात्मक। जो नकारात्मक है, जो नेगेटिव है, उसको परंपरागत उदारवाद भी कहते हैं। तो जो परंपरागत उदारवाद में ये कहा है कि बंधनों का अभाव होना चाहिए, किसी प्रकार के कोई बंधन नहीं होने चाहिए। जबकि सकारात्मक उदारवाद में बंधनों का अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन राज्य का आवश्यक हस्तक्षेप होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आएगा नकारात्मक उदारवाद से अभिप्राय या परंपरागत उदारवाद से अभिप्राय है कि राज्य में किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, कि व्यक्ति विशेष पर कोई किसी का नियंत्रण ना हो। जबकि सकारात्मक उदारवाद से अभिप्राय राज्य और व्यक्ति पर राज्य का हस्तक्षेप हो और आंशिक प्रतिबंध हो, यही उदारवाद है। आज का लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।